हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, आज हम जानेंगे एक प्राचीन सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता को पहले 5000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता था, लेकिन हाल ही के कुछ अध्ययनों में हमें पता चला है कि यह सभ्यता 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की शुरुआत होती है कुछ अवशेषों के मिलने के साथ, यानी कि प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी हमें स्वयं बताते हैं और पहली बार हमें ये अवशेष हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। जब रेल लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को रोड़े चाहिए होते हैं, तो वो एक टीले से ईंटें उठाकर लाते हैं। तभी एक अंग्रेजी अधिकारी जॉन मार्शल, जो कि एएसआई डायरेक्टर होते हैं ब्रिटिश सरकार में, उनकी नज़र इन टीलों पर पड़ जाती है। 1920 में उन अधिकारियों का ध्यान इन टीलों पर जाता है। तभी 1921 में दयाराम सहानी के नेतृत्व में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई जाती है। इस खुदाई के बाद हमारे सामने आता है एक विशाल नगर। इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे खुदाई करवाई जाती है। इसी प्रकार वहां से भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सबसे पहले जेम्स लुइस ने इन खंडरों को देखा था। 1827 में जेम्स लुइस, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर होते हैं, वो ब्रिटिश सरकार से तंग आकर निकल पड़ते हैं ट्रैवलिंग के लिए। इंडिया के सभी रीजन्स में ट्रैवलिंग करते करते वो 2 साल में पहुंच जाते हैं पंजाब के रीजन में। 1829 में वो कुछ खंडरों को देखते हैं। जो भी उनको दिखा वो नोट करने लग जाते हैं। जो भी उनने देखा उनकी ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। तो जो वो प्राचीन इतिहास में इंटरेस्टेड थे, यानी कि उनको हिस्ट्री के बारे में जानना अच्छा लगता था, इसी वजह से वो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस समय वो इस बात से अनजान थे कि ये सभ्यता इतनी प्राचीन हो सकती है। इसी के बाद हमारे सामने आ जाती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो विशाल नगर, जो कि अपने अवशेषों के जरिए हमें अपनी कहानी सुनाते हैं। ये नगर इतने प्राचीन थे, लेकिन इतने सुव्यवस्थित थे कि सभी सड़कें, गलियां, नालियां इतनी व्यवस्थित तरीके से बनाई हुई थी। ये नगर हमें आधुनिक भारत और पाकिस्तान के इन क्षेत्रों में देखने को मिले, जिन्हें हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता हमें, या फिर दुनिया की कोई भी सभ्यता, नदियों के किनारों पर ही दिखी। सभी सभ्यताओं में ये कॉमन बात है कि सभी सभ्यताएं हमें नदियों के किनारों पर मिली। नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के किनारों पर ही पनपी। तो बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। शुरुआत करते हैं इस सभ्यता से जानने के लिए। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर के अवशेषों में हमें 2 भाग मिल जाते हैं। नगर योजना की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से इसको सबसे सुव्यवस्थित माना जाता है, तो इनके नगरों में हमें चारों तरफ ऊंची ऊंची 4 दीवारें दिख जाएंगी। ये ऊंची ऊंची दीवारें दोनों भागों की अलग से बनाई गई हैं। ये पानी से बचने के लिए बनाई गई होंगी। नदियों के पानी में उफान आने की वजह से, बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए, नगर को बचाने के लिए ये ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई होंगी। ये दीवारें इतनी पक्की ईंटों से बनाई गई हैं कि इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि आज भी ऐसे ही खड़ी हुई हैं। हमें इसके अंदर जो सड़कें, गलियां हैं, वो समकोण पर काटती हुई नजर आ जाएंगी। सभी सड़कें, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा हमें इस नगर में 2 भाग देखने को मिल जाते हैं, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग।
पूर्वी भाग सबसे छोटा और ऊंचा भाग होता था। पश्चिमी भाग सबसे निचला और सबसे बड़ा भाग होता था। हमें इस नगर में जो सड़कें और गलियां हैं, गलियों में सभी घरों के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। सड़कों पे कोई भी दरवाजा आपको दिखाई नहीं देगा। ऊंची ऊंची दीवारें और दरवाजे नगर के चारों तरफ बनाए गए होते थे। इसके अलावा हमें कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल मिलता है। इस सरोवर में दोनों तरफ हमें उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां नजर आ जाएंगी। चारों तरफ हमें कमरे देखने को मिल जाएंगे। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था, क्योंकि हमें इसके पास कुएं मिले हैं। जल निकालने के लिए, जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी इसके पास। ऐसा लगता है इसको देखकर कि ये धार्मिक पर्व पर स्नान का केंद्र रहा होगा। सड़कों और नालियों की बात करें तो यहाँ पे सड़कें और गलियां 9 से 12 फुट और सड़कें 13 से 33 फुट की होती थी। सड़कों पर किसी भी घर का कोई भी दरवाजा नहीं खुलता था। सभी घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि नगर में सड़कें और गलियां इस तरीके से बनाई गई होंगी। गलियां छोटी होती थी, सड़कें बड़ी होती थी, मुख्य सड़क सबसे बड़ी होती थी। जल निकासी के लिए सभी सड़कों पे हमें नालियों की सुविधा मिल जाती है। सभी घरों में हमें नालियों की सुविधा मिल जाती है। घरों से पानी नालियों में जाता था, नालियों से पानी मुख्य सड़क की नालियों में जाता था। उसके अलावा मुख्य सड़क से नगर के बाहर मुख्य नाले में जाकर मिल जाता था। इतनी व्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ इसी सभ्यता में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भवन निर्माण व्यवस्था की, भवन निर्माण योजना की, नालियों की व्यवस्था के अतिरिक्त भवन निर्माण योजना भी इसमें काफी सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। घर निर्माण योजना, जिसमें हमें हर घर में 2 मंजिला घर, सभी घरों में नालियां देखने को मिल जाएंगी। सभी घरों में आंगन और सीढ़ियां मिल जाएंगी हमें। सभी घरों में रसोई, स्नानघर, शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। कई घरों में हमें कुएं भी देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े स्टोर करने के लिए स्टोर दिख जाएंगे हमें। उसके अलावा रसोई में सामान रखने की सुविधा हमें देखने को मिल जाएगी। सभी घरों जो मुख्य इसमें बात रही घर निर्माण में, सभी घरों के जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, सभी घर के दरवाजे गलियों में खुलते हैं। नगर के चारों तरफ बड़ी दीवार, जो इसमें आर्थिक स्थिति का मुख्य आर्थिक स्रोत रहा होगा। आर्थिक स्थिति के लिए वो कृषि, पशुपालन, उद्योग या फिर व्यापार, इनके ऊपर ही डिपेंड रहा होगा। कृषि और पशुपालन की अगर हम बात करें तो कृषि और पशुपालन सबसे प्रमुख स्रोत रहा होगा। नगर को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग समृद्ध और खुशहाल थे। नगरों के अतिरिक्त लोग गांवों में भी रहते थे। अवशेषों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, कपास आदि जैसी फसलें उगाई जाती होंगी। इन सबके अवशेषों में हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले, जो कि कपास की खेती की तरफ, जो कि कपास की खेती के अवशेष हैं। हड़प्पा सभ्यता में तरबूज के बीज मिले हमें। धान के चावल की उपज की जानकारी लोथल और रंगपुर से मिली। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले, जो कि अनाज को पीसने की तरफ संकेत करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में हमें विशाल अनागार के निर्माण हुए मिले, यानी कि
अन्न को स्टोर करके रखा जाता था। अन्नागारों में अनाज को स्टोर करने की सुविधा भी थी। इसीलिए इन सब की खेती के स्रोत, इन सब की खेती के अवशेष हमें खुदाई के दौरान मिले। काले पड़ गए गेहूं के दाने। इसके अलावा हमें कृषि उपकरण भी देखने को मिले जो कि कॉपर से बनाए गए थे, तांबे से बनाए गए थे। हल देखने को मिल जाते हैं, हमें बैलगाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। पशुपालन की अगर हम बात करें, अगर बैलगाड़ी हैं तो बैल तो होंगे ही। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, कुत्ते, गधे, ऊंट, गेंडा, मछली, कछुए आदि के चित्र हमें मुद्राओं पर छपे हुए मिले, मोहरों पर छपे हुए मिले। जो भी मोहरें होती हैं, मुद्राएं होती हैं, उन पे हम कोई सामान्य चित्र ही छापते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कि इंडिया की करेंसी पे आपको कोई चित्र मिलेगा तो वो सम्मानित चित्र है, तो उस समय में पशुओं के चित्र बहुत सम्मानित चित्र होते होंगे, जिसमें हमें कुबड़ वाला बैल और एक अपरिचित चित्र दिखता है। इसके अलावा उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो इन सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो काम होता होगा। हमें जो सोने चांदी के गहने मिले उनको बनाने के लिए सुनार चाहिए होते हैं। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार चाहिए होते हैं। धातु गलाने के लिए भी कारखाने होते हैं। तो हमें इन कारखानों, इन सामानों से इनके उद्योगों की जानकारी भी मिलती है। जैसे कि तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, इसीलिए इस युग को कांस्य युग भी कहा गया। तांबा हमें राजस्थान से मिलने की जानकारी मिली है, खेतीहाड़ी खानों से। इसके अलावा कटाई बुनाई का व्यवसाय होता था क्योंकि सूती कपड़ा मिला हमें। ईंटों की विशाल इमारतें मिली हैं जिससे हमें राजगृही एक कौशल होता था, ऐसा माना जाता है। यानी कि ईंटों के इतने विशाल नगर मिले हैं, यानी कि ईंटों से घर बनाने का, निर्माण कार्य करने का काम होता था, जिससे हमें राजगृही सबसे कुशल उद्योग माना गया होगा। कुम्हार के चाक के इस्तेमाल के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले चाक हमें मिले जो कि कुम्हार के होने की तरफ संकेत करते हैं। बर्तनों को चिकना और चमकीला बनाया जाता था। पत्थर धातु एवं मिट्टी के बर्तनों, मूर्तियां आदि का निर्माण हमें मिलता है। लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी उस समय। लोथल से हमें मनके के कारखाने मिले हैं। हाथी के दांत का काम मिला है। नौकाएं बनाई जाती थी। सुनार, चांदी, सोना, कीमती पत्थरों से आभूषण बनाता था। तांबे की शील प्राप्त हुई हैं जो कि खाड़ी से मंगवाई जाती थी, फारस की खाड़ी से मंगवाई जाती थी, जो कि बाह्य उद्योग की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें तो बाहर से मंगवाना, आयात निर्यात का काम, कच्चे माल की आपूर्ति करना, तो ये सब व्यापार के अंदर आ जाते हैं जो कि दूसरी जगहों से मंगवाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा अवशेष हमें लोथल और धोलावीरा का बंदरगाह है जो कि जलीय मार्ग के जरिए व्यापार का स्रोत है। ये प्राचीन काल में कुछ इस तरह से दिखता होगा। नौकाएं बनाना लोग जानते थे। बंदरगाह हमें मिले, जलीय मार्ग। इसके अलावा हमें तांबा मिला है जो कि राजस्थान से, टीन हमें अफगानिस्तान या फिर ईरान से, सोना दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक से हमें मिला है। इसके अलावा हमें चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से, कीमती पत्थर ईरान और अफगानिस्तान से, तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इसके अलावा तांबे की शील जो कि फारस की खाड़ियों से मंगवाई जाती थी। इसके अलावा अन्य और भी व्यापार होता था कच्चे माल का, जिससे इससे हमें पता चलता है कि उस समय में व्यापार रहा होगा। बाह्य व्यापार के साक्ष्य हमें फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सोवियत दक्षिणी तुर्कमेनिया, इन सभी से साक्ष्य मिले हैं। जो इनकी मोहरें होती थी, इनकी लिपियां होती थी, वो इन जगहों पे, इन सभ्यताओं में भी पाई गई,
जिससे हमें बाह्य व्यापार होने के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो है मोहरें, जो कि व्यापार के लिए बनाई गई होती थी। मोहरें होती हैं जो वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में हमें ऐसे जानवर छपी हुई मोहरें मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये लिपि आज तक हम नहीं समझ पाए हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा के लोग तेलखड़ी की मोहरें बनाते थे। ज़्यादातर मोहरें आयताकार होती थी, यानी कि रेक्टेंगल होती थी, आयत के रूप में होती थी। जानवरों के चित्र मिलते हैं हमें इनके ऊपर। मोहरों का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान के डिब्बों या फिर थैलों के ऊपर चिन्हित करने के लिए किया जाता था। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि लाख लगाकर मोहरों पे सामान के ऊपर लगा दी जाती थी। जैसे कि किसी फैक्ट्री को सील करते हैं, उसके ताले के ऊपर लगा दी जाती है। उसी तरीके से इन मोहरों का इस्तेमाल होता था। जैसे वस्तुओं का उपयोग करके इन मोहरों पे छाप लगाते होंगे लाख जैसी वस्तुओं के साथ, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो उसके ऊपर छाप छूट जाए, यानी कि फिंगरप्रिंट्स रह जाए या फिर छाप छूट जाए, जिससे पता चल जाए कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। इसीलिए इन मोहरों का उपयोग होता था। एक्चुअल में ये मोहरें कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी, जिसके ऊपर कुबड़ वाले बैल और ये अपरिचित यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला जानवर छपा होता था। इनके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता था, कुछ लिखा होता था उनकी भाषा में। इस लिपि को आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस लिपि के लगभग 400 से ज़्यादा सिंबल हमें देखने को मिले हैं, लेकिन आज तक इस लिपि को समझने में असफल रहे हैं। इस यूनिकॉर्न जैसे दिखने वाले जानवर की पहचान भी नहीं कर पाए हैं आज तक। सभी के ऊपर अलग अलग टेक्स्ट लिखा होता था, यानी कि सभी अलग अलग व्यापार के लिए यूज की जाती होंगी। कुबड़ वाले बैल की भी हमें बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन सभी के ऊपर अलग से टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग मोहरें इस्तेमाल की जाती होंगी। जैसे कि अलग अलग स्कूल की अलग अलग स्टैम्प होती है, उसी तरह अलग अलग व्यापार की अलग अलग सामान के अकॉर्डिंग ये मोहरें रही होंगी। ये मोहरें एक्चुअल में कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी, पीछे से इस तरीके की दिखाई देती थी। इनके अंदर लाख लगा के सामान के ऊपर लगा दी जाती थी, जिससे ये टैग और ये जानवर का निशान उसके ऊपर छूट जाता था। ये एक तरीके से मोहर का काम करती थी, स्टैम्प का काम करती थी, जो कि व्यापार के लिए यूज की जाती थी, व्यापार के सामान पर लगाई जाती थी। इसके अलावा अन्य पुरातात्विक तत्वों की खोज में हमें मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों में विशेषकर ये मूर्ति आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। इसकी शॉल का डिजाइन देखें तो ये एक ही आकार के बने हुए हैं। उस समय में एक ही आकार के डिजाइन बनाना, यानी कि उस समय में नाप तोल की अच्छी जानकारी थी लोगों को। नाप तोल में हमें तराजू भी मिले हैं, बाट भी मिले हैं जो कि इक्वल वेट के होते थे। ईंटें मिली हैं जो ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा होता था, यानी कि बिल्कुल माप के ईंटों को बनाया जाता था। हमें इसके हाथ पे कुछ बंधा हुआ दिख जाएगा, उस समय में ऐसे बांधा जाता होगा। सिर के ऊपर ये इस तरीके की पगड़ी होती थी जो कि पीछे बंध जाती थी। इसके अलावा हमें अन्य मूर्तियाँ, ये नर्तकी की मूर्ति और एक ये देवी जैसी मूर्ति देखने को मिल जाती है। लॉन्ग शील्ड जो कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिली, इनके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये भी मोहरों की तरह यूज की जाती थी, जो कि टेक्स्ट में कुछ लिखा है। ये टेक्स्ट हम नहीं समझ पाए हैं क्या है। ये पगड़ी पीछे कुछ इस तरीके से बनती थी। क्या आपने कभी इस तरीके की पगड़ी अपनी लाइफ में देखी है? हाथों पे बाजूबंद जैसा कुछ बंधा होता था। ये किसी सम्मानित व्यक्ति की या फिर किसी बड़े घराने के व्यक्ति की मूर्ति रही होगी, जिससे कि आज हमें चौक पे
मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। उसी तरह ये मूर्ति रही होगी, हालांकि हमें नहीं पता ये किसकी मूर्ति है। इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति देखने को मिल जाती है। तांबे के बर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन बने हुए हैं। मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन आज भी हमें म्यूजियम्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें हार श्रृंगार का सामान, जिसमें सोने, चांदी, मोती आदि गहने देखने को मिल जाते हैं। शंख पत्थरों का यूज किया जाता है, हमें धातु गलाने, ढालने और मिश्रण की तरफ इशारा करता है। अच्छी जानकारी थी लोगों को धातु के बारे में, लोहे की जानकारी लोगों को नहीं थी। कुछ अन्य अवशेषों में हमें मनोरंजन के साधन, तांबे के दर्पण, शतरंज, चौपड़, मिट्टी के खिलौने आदि जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा खिलौनों में हमें मिट्टी के खिलौने, बैल बने हुए बैलगाड़ियां, बत्तख जैसी आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। हालांकि ऐसा आज तक नहीं पता चला है कि ये सभ्यता क्यों खत्म होगी, कैसे समाप्त हुई। इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, उनके बारे में हम आने वाली अगली वीडियो में जानेंगे। उनकी पसंद की जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलती रहें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।